सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2026 22,195 पदों पर फॉर्म भराना बंद हो चुका है और आप में से लगातार छात्र वेट कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कब देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर हमारा बहुत जल्दी एग्जाम हो जाता है तो फिर हमारे लिए सिलेक्शन का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो सेशन में इसी दो बिंदु पे चर्चा करेंगे कि आपका एग्जाम डेट की संभावना कम है, दूसरा आप पहली बार में सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, सिलेक्शन के लिए आप बेस्ट रणनीति क्या अपना सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं हम लोग कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ गेन कर पाते हैं, क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो भर्ती है ये आपका CA 9 2025 है। 2025 की भर्ती है, 2026 में आपको देखने को मिली। आपको मालूम है कि इसका फॉर्म भराना जो है वो क्लोज हो चुका है। एप्लीकेशंस जो हैं जितने डालने थे वो डल गए हैं। अब आप सभी छात्र वेट कर रहे हैं कि सर इसका एग्जाम कब देखने को मिलेगा। बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी ये जान लीजिए कि अगर हम आरआरबी ग्रुप डी 2026 की भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपको सीबीटी से गुजरना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। आप यहां पास करेंगे तब आप किसके लिए बुलाए जाएंगे, तब आप पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह जो भी है वो होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसके भर्ती प्रक्रिया में? सर एग्जाम, जो कि आपको क्रैक करना है। बगैर एग्जाम पास किए चीजें आपके लिए आसान नहीं होगी। दूसरी बात कि सर ई पैटर्न यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एग्जाम का पैटर्न ये है कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। कितने टाइम में? 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। और आपको मालूम होगा कि आपको जो 100 क्वेश्चंस करने होते हैं वो किस किस के होते हैं। तो मैथ के 30 क्वेश्चंस करने होते हैं और रीजनिंग के आपके सर 25 क्वेश्चंस करने होते हैं और साइंस के तो आप सभी कहते हैं सर 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करते हो तो आप सभी कहते हैं सर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चन हो जाता है और ये कितना देर में करना होता है? आप कहते हैं सर 90 मिनट में हमें करना होता है। तो एग्जाम पैटर्न आपका कुछ इसी तरीके से है। सवाल ये है कि गुरुजी इसका एग्जाम डेट कब आएगा। मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रेलवे जो है वो हर एक वैकेंसी को अपने स्तर से देख रही है। आप पिछले सभी वैकेंसी को पलट करके देख लो, रेलवे ने टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन दिया है। क्योंकि 2024 में जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसमें आप सबों को मालूम है कि कोर्ट केस की वजह से मामला बहुत लंबा खींचा चला गया था और ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के रेलवे पहले से भी सिंसियर है। तो मेरे मित्र, ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि आगे आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है। एएलपी सीबीटी 1 हो चुका है, उसके आंसर की भी आ गए हैं सर, रिजल्ट आएंगे और एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। तो एएलपी सीबीटी 2 के बाद, क्योंकि आपका एनटीपीसी एग्जाम भी चल ही रहा था, तो एएलपी सीबीटी 2 के बाद रेलवे पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि इसका एग्जाम, जो ग्रुप डी का एग्जाम है, ये थोड़ा लंबा चलता है, इसीलिए कि 22,195 पदों पे भर्ती है, 10वीं पास इसकी योग्यता है, तो करोड़ों छात्र इसमें फॉर्म डालते हैं। और आप सभी ने पिछला जो 2024 की भर्ती है उसको देखा, उसमें लगभग 101 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। तो ग्रुप डी के पेपर को कराने के लिए रेलवे के पास, एग्जाम अथॉरिटी के पास मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि सर 30 से 35 दिन का समय चाहिए होता है। तो उस हिसाब से अगर आप चीजों को देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर के, तो रेलवे चाहेगी कि जो भी हमारा छोटे लेवल पे एग्जाम है, एएलपी में चूंकि कम छात्र होते हैं, 10 लाख के आसपास छात्र हैं, वहां सीबीटी 2 दिया जाएगा तो लगभग 15 गुना 1.5 लाख रिजल्ट आएगा। तो आप उस केस में कह सकते हो कि रेलवे उसको पहले प्रेफर करेगी कि जो हमारा ऑनगोइंग है उसको हम खत्म कर लें। 2024 की भर्ती प्रक्रिया का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो रेलवे के ऊपर तो जो 2024 ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया उसका रिजल्ट भी देना है और मेरे मित्र इस भर्ती प्रक्रिया को लाइन अप भी करना है। ऐसी संभावना बन रही है कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम डेट मई एंड या फिर जून के मंथ तक एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। मई के लास्ट में या जून तक आपको सर क्या देखने को मिल जाएगी? एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। फिर से मैं बता दूं कि चूंकि इसकी जो प्रक्रिया है एग्जाम की वो थोड़ा लंबा चलता है, लगभग 30 से 35 दिन का समय चाहिए होता है। तो आपका एग्जाम जब भी स्टार्ट होगा तो वो सर 30, 35, 40 दिन के लिए होगा, अगर बीच में हम गैप वगैरह को जोड़ ले तो आप ये मोटा मोटी मान के चल सकते हो कि मई एंड या जून के किसी भी वीक में आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि गुरुजी अगर मई जून तक हमारा एग्जाम डेट आ जाता है तो क्या हम अगले 20 दिन 25 दिन में चीजों को कवर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और मेरे मित्र, उसी मुद्दे पर आपको विशेष करके ध्यान देना चाहिए और जो अभी आपके पास समय है ये बिल्कुल परफेक्ट समय है
और अगर आपने इस समय का सही से यूटिलाइजेशन कर लिया तो मेरे मित्र ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। बस जरूरत क्या है, जरूरत है सर डिसिप्लिन तरीके से अनुशासन में रह करके आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। वाह हुआ कर देने से नहीं होगा। फलाना आएगा मोटिवेट कर देगा कि हम तोरा सिलेक्शन दिया लेंगे, तू हो होकर पीछे लग गया, सिलेक्शन हो गया। मेरे मित्र सिलेक्शन दिलवा देना और सिलेक्शन लेना दो अलग अलग चीज है, ये बात समझिएगा। सिलेक्शन आप लेंगे तो मेहनत भी आपको करना होगा। बस हमारा गाइडेंस यही है कि उस मेहनत को आप सही डायरेक्शन में कीजिए ताकि आपका सफलता एक बार में निश्चित हो जाए, बार बार आपको एग्जाम देना ना पड़े। सर ये कैसे संभव हो पाएगा? मेरे मित्र बिल्कुल हो पाएगा, और इसीलिए तो मैंने यहां पे लिखा सिलेक्शन का अचूक तरीका क्या हो सकता है। मेरे मित्र ध्यान दो कि अगर आप सही मायने में ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जितने भी मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस हैं, इसके जो कोर कंसेप्ट हैं, इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, उसको फोकस करना होगा। और यकीन मानिए कि जब तक आप कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, आपको एग्जाम देने में मजा नहीं आएगा, आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए। आपके पास चूंकि अभी समय है, आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि आप में से सारे बच्चे जो हैं वो फ्रेशर ही होंगे, बहुत सारे छात्र होंगे जो ड्रॉपर भी होंगे। तो फ्रेशर जो हैं, हाँ उनके लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन जो ड्रॉपर है उनके लिए क्या मेहनत है? आपको तो मालूम है कि आप कहां गड़बड़ा रहे हो, उसको आप ठीक कीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर के पास नहीं है, फ्रेशर के पास भी पर्याप्त समय है। फ्रेशर और ड्रॉपर में मेन अंतर यही होता है कि फ्रेशर के अंदर चीजों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जबकि ड्रॉपर के अंदर कम होती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अगर आप किसी बुक को आप एक बार पढ़ लेते हो आधा सीधा करके, तो दोबारा पढ़ो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी बुक को, आपको किसी ने गाइड करा कि बेटा इसको सही तरीके से पढ़ना है, इसको सही तरीके से आगे लेकर के चलना है, तो आप उस बुक को सही तरीके से अगर एक बार में पढ़ोगे तो सर किसी ड्रॉपर से बेहतर आप कंसेप्ट लेकर के आ जाओगे। तो रीजन ये है कि सर अगर आप मेहनत करते हैं सही तरीके से, डिसिप्लिन होकर के, जो चीजें आपके लिए जरूरी है उस पर आप फोकस करते हैं, तो यकीन मानिए कि फ्रेशर और ड्रॉपर दोनों के लिए सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो पहला चीज तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी कंप्लीट थ्योरी करिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस जो भी है। साथ में मेरे मित्र उसके बाद आप सभी ध्यान दो, पीवाईक्यू सॉल्व करना बेहद जरूरी है, यानी कि सॉल्व्ड पीवाईक्यू। अच्छा, अभी आप गलती क्या करोगे? आप केवल जो 101 शिफ्ट के रिसेंटली पेपर हुए हैं उसको लगाओगे, लेकिन रेलवे क्या करेगा? चेंज कर देगा। अच्छा, मैथ, रीजनिंग में आपने, साइंस में एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो केवल सवाल का पैटर्न चेंज होगा। और मेरे मित्र मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, असल में साइंस की, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ग्रुप डी 2022 में साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से पूछे गए थे, और उस वक्त के छात्रों के लिए बहुत ही हैरानी भरा चीज था, क्योंकि सभी लोग तो मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ रहे थे, लेकिन रेलवे ने खेला क्या कर दिया, ग्रुप डी में एग्जाम्पलर का क्वेश्चन डाल दिया। अब जो 2024 में रेलवे के अन्य एग्जाम हुए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम तो 2025 में आपका हुआ, 2024 के जो ग्रुप डी के अन्य एग्जाम, रेलवे के अन्य एग्जाम हुए, उसमें रेलवे ने एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन दागा। और 2025 में जब आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ तो यहां पे रेलवे ने पूरा जज्बात ही बदल दिया। साइंस के वैसे वैसे सवाल देखने को मिले जो कि सर हर एक चैप्टर से उठाए गए हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है, पूरी तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि डीप में जाकर के चीजों को आपके सामने रखा गया। तो मेरे मित्र मैं आपको इसीलिए ये चीजें कह रहा हूं क्योंकि आप सिंसियर हो और आप सफलता चाहते हो, तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों को, इन सभी पॉइंट को अपने ध्यान में रखना होगा। और पीवाईक्यू अगर सॉल्व कीजिए तो एटलीस्ट आप ये कोशिश कीजिए कि 3 ईयर के जो पीवाईक्यू हैं उसको आप जरूर देख लें। और उसके बाद मेरे मित्र आप वहां आइए, आप आइए टेस्ट पे, आप आइए प्रैक्टिस पे, ये बाद की चीजें हैं। लेकिन अभी जो आपके लिए सबसे जरूरी है वो क्या है, तो सर थ्योरी, फिर आप पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, फिर टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाइए। ये आपके लिए बेस्ट रणनीति हो सकता है, ये आपके लिए सिलेक्शन का अचूक तरीका हो सकता है। नहीं आप ये कर रहे हैं कि 101 शिफ्ट का पेपर लगा लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपकी मूर्खता है, ये आप भूल कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर पे ध्यान देना होगा, और उसके बाद आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कमियां कहां हैं, आप किस चैप्टर के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो मेरे मित्र यहां से आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप टेस्ट लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अपर लेवल पे चला जाएगा।
और यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन बेहतर तरीके से ले सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये जो आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपको एक खास बात ध्यान ये रखनी है कि मैथ, रीजनिंग आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि सबसे ज्यादा छात्रों को परेशान कौन करता है? साइंस। और इस बार जो परेशान किया, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप करंट अफेयर पे फोकस लगातार कीजिएगा, आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि मान लो कि अगले आपका मतलब 4 मंथ में एग्जाम होना है, तो बैक टू बैक आपको 6 मंथ का तो करंट अफेयर्स रिसेंट का ध्यान में रहना ही चाहिए। तो जो भी छात्र ग्रुप डी पेपर में शामिल होने जा रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप करंट अफेयर्स पे फोकस जरूर करें। और दूसरी बात, साइंस में अगर आप फंस रहे हैं तो याद रखिए कि साइंस में जब तक आप चीजों को बेहतर तरीके से नहीं लेंगे, जो वास्तविकता है उसके हिसाब से नहीं देखेंगे, आप फंसते रहेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ अब आपको सर अलग लेवल की भी कंसेप्ट चाहिए, जो इस बार का 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है वो बता रहा है, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करना होगा। और मेरे मित्र, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ आप द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिशन सिलेक्शन बैच में जुड़ सकते हैं। सर आप मिशन सिलेक्शन में क्या कराओगे? मेरे मित्र, जैसा कि इस बैच का नाम ही है मिशन सिलेक्शन, तो आप सिंपल समझ जाइएगा कि हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य ही आपका सिलेक्शन। और ग्रुप डी एग्जाम में साइंस के 25 सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये मत समझो कि बहुत हल्का में ले लोगे। अगर आप 25 में बेहतर स्कोर नहीं करते हो, 10-12 पे अटक जा रहे हो, तो मामला सॉल्व नहीं होगा। रिजल्ट के लिए आपको 20 प्लस चाहिए होगा साइंस में स्कोर करना। तो मेरे मित्र, ये जो हमारा लक्ष्य सिलेक्शन मिशन सिलेक्शन बैच है, ये रेलवे साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट थ्योरी, प्रैक्टिस, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखना, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए आपको कहीं से नहीं सोचना है हमारे बैचेस में। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन, प्रत्येक चैप्टर के आपको जो नए अपडेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास वाइज बोर्ड पीडीएफ, सारी चीजें आपको अरेंज मिलेगा। दूसरी बात कि गुरुजी आप इस बैच में जो थ्योरी कराओगे वो कैसे कराओगे? मेरे मित्र, मैं आपको ये बता दूं, चूंकि मैं आपको सर 2018 से प्रिपेयर करा रहा हूं, 2018 से प्रिपेयर करा रहा हूं, और अभी तक मैंने 2022 के एग्जाम को भी करवाया, सर 2024 की जो पेपर है उसको भी करवाया। और बैक टू बैक अगर आप एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, तो मेरे मित्र, जो आपका साइंस पूछे जाने का पैटर्न रहा है, रेलवे जरूर एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन कभी कभी खेला ऐसा करेगी कि आपको पता पड़ेगा कि सर एनसीईआरटी पढ़ना भी इनफ नहीं है। इसीलिए आपको इस बैच में जो थ्योरी मिलेगी वो कौन कौन सा थ्योरी मिलेगा, ध्यान रखिएगा कि हम एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th की कंप्लीट बुक को लाइन बाय लाइन डिस्कस कराएंगे, इसके एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चंस है वो सारी चीज। और साथ में आपको साइंस फाउंडेशन, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर होते हैं, और ये लेक्चर आपके लिए रामबाण है, समझो। साइंस फाउंडेशन के जो लेक्चर होते हैं उसकी भी थ्योरी क्लासेस मिलेगी, उसकी भी थ्योरी क्लासेस मिलेगी। तो मेरे मित्र, ये जो लेक्चर हैं, ये लेक्चर आपका क्या है, आपके लिए रामबाण है। आपने यहां से पढ़ा, एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में कहीं पे भी सर रैखिक वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। एनसीईआरटी में कहीं पे भी Sn = U प्लस आपका हाफ A इंटू 2n-1 होता है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो इसीलिए मेरे मित्र, चूंकि थ्योरी का पैटर्न ये है रेलवे का कि ये एनसीईआरटी के इर्द गिर्द चीजों को रखती है, तो एनसीईआरटी जो मेन है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में आपका साइंस फाउंडेशन का क्वेश्चंस भी बिल्ट होना चाहिए, तभी आप साइंस में 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस स्कोर कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमाए जाते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे मित्र, आपको इस कंप्लीट मिशन सिलेक्शन बैच में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस मिलने वाला है। सर प्रैक्टिस आप किस क्वेश्चन का कराओगे? 2024 के जो पेपर हुए थे, एएलपी के, टेक्नीशियन के, जेई के, जो भी ग्रुप डी के हैं, वो सारे आपको अपडेटेड मिलेंगे। अच्छा, 2025 में रिसेंटली 101 शिफ्ट हुआ है, सबका अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा प्रत्येक चैप्टर का। तो ये पूरा का पूरा मिशन सिलेक्शन बैच जो है, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस अगर आप दोनों करना चाहते हैं और साइंस में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं, साइंस के थ्रू आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे साथ मिशन सिलेक्शन बैच पे जुड़ सकते हैं। ध्यान रखना कि बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। और मेरे मित्र, बैच की जो वैलिडिटी होगी वो आपका 1 साल का होगा। और साथ ही ध्यान रखना कि ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मेरे मित्र, अगर आप केवल हमारे साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं,
अपडेटेड क्वेश्चन का। तो आप सबों को मालूम है कि हमारा रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच जो कि 3350 क्वेश्चन का है, जिसमें हम आपको ग्रुप डी के 2525 क्वेश्चन सहित एएलपी टेक्नीशियन और जेई के जो नए क्वेश्चन है वो पूरा चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं। तो मेरे मित्र, अगर आप केवल चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सर 299 में रेलवे साइंस 3350 प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं। ध्यान रखना कि मिशन सिलेक्शन में आपको इस बैच का भी कंप्लीट एक्सेस दिया जाता है। ये जो मिशन सिलेक्शन बैच है इसमें चूंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिस है, तो वैसे छात्र जो दोनों करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप मिशन सिलेक्शन में जुड़ सकते हैं। अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सर साइंस 3350 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो क्वेरी थी वो आपका पूर्ण हो चुका होगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे होंगे कि हमारी एग्जाम की संभावना कब है, एग्जाम डेट हमें कब देखने को मिल सकती है। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।